नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, विश्व रंग सचिवालय भारत और भोपाल, भारत स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान एवं अन्य कई संस्थानों के सहयोग से मॉरिशस में आयोजित विश्व रंग 2024 समारोह में आज के 20वें सत्र में विश्व के कोने कोने से यहाँ पधारे हिंदी की सेवा को समर्पित सभी सम्मानित रचनाकारों, अतिथियों का हृदय से अभिनंदन। आज के इस सत्र में चर्चा का विषय है हिंदी फिल्में और विश्व हिंदी प्रसार। इस सत्र के अध्यक्ष हैं भारत की प्रतिष्ठित रेडियो प्रसारण संस्था आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक और नामचीन कवि श्री लीलाधर मंडलोई जी। वक्ताओं के रूप में इस सत्र के माननीय प्रतिभागी हैं भारत से श्री अशोक मिश्रा, मॉरिशस से श्री युधिष्ठिर मनबोध और श्री रितेश मोहाबीर, भारत से श्री विजय मल्होत्रा, श्री इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर मनीष चौधरी। मैं इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री लीलाधर मंडलोई जी से निवेदन करूंगा कि वो सत्र के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करें। अनुमति दीजिए, मैंने कहा कि सत्र शुरू किया जाए। जी। कुछ औपचारिकताएं जरूरी होती हैं। एक चीज और जो मुझे आदेश हुआ है वो ये कि इसको शुरू करने से पहले एक पत्रिका है रंग संवाद, जो प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर साहब के उन पर केंद्रित है। उनका जन्म शताब्दी समारोह है और मुझे खुशी है कि मैं और अशोक भैया उन्हीं के शहर से हैं। ये पत्रिका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के टैगोर कला केंद्र की सांस्कृतिक पत्रिका है। 15 वर्षों से लगातार प्रकाशित देश की अग्रणी पत्रिका है। श्रेष्ठ संपादन का राष्ट्रीय पुरस्कार इसे 2021 में मिला है। ये पुरस्कार फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स दिल्ली ने इसे प्रदान किया है और मैं विनय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ आए, विनय उपाध्याय जी। और अद्भुत मंच संचालन आपने किया है। इस पत्रिका का यहाँ हम लोकार्पण करेंगे। धन्यवाद। मित्रों, दुनिया भर में सिनेमा जन मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय माध्यम है और दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माण का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। भारत का मुख्य धारा का सिनेमा हिंदी का है, जिसकी एक वैश्विक पहचान है। वैसे कई लोग इसे हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी सिनेमा कहना ज्यादा उचित मानते हैं। हिंदी फिल्मों के जरिए लोगों का केवल मनोरंजन ही नहीं हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य विषय पर आने से पहले हमारे जो आमंत्रित यहाँ वक्ता हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। अशोक मिश्रा जी हैं, देश के जाने माने फिल्म लेखक। डॉक्टर मनीष चौधरी जी, श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्री युधिष्ठिर मनबोध जी, श्री रितेश मोहाबीर जी मॉरिशस से,
विश्व रंग के सह निदेशक और जाने माने कवि श्री लीलाधर मंडलोई जी, हिंदुस्तानी सिनेमा, मैंने कहा कि जिसे हिंदी सिनेमा कहते हैं लोग उसको हिंदुस्तानी सिनेमा के भी नाम से जानते हैं। और इनके जरिए न केवल लोगों का मनोरंजन हुआ है, बल्कि इनके माध्यम से विश्व समुदाय भारत के सांस्कृतिक वैविध्य, भारत की परंपरा, रीति रिवाज, आध्यात्म, धार्मिक आस्था, दर्शन और कलाओं से भी परिचित हुआ है। मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की फॉर्मूला फिल्मों से हटकर अनेक फिल्मकारों ने भारतीय साहित्य की अनेक कालजयी कृतियों को सिनेमा का विषय बनाया। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय लिखित देवदास, बिराज बहू, परिणीता, छोटी बहू और उनकी एक और रचना निष्कृति पर आधारित फिल्म अपने पर आए। मैं कुछ फिल्मों के नाम यहाँ देना चाहता हूँ जो भारत की बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों पर जिनका निर्माण हुआ। इसमें चुगताई की कहानी पर जिद्दी, सुबोध घोष की कहानी पर सुजाता, आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास पर धर्मपुत्र, बिमल मित्र के उपन्यास पर साहब, बीबी और गुलाम, बिमल कर के उपन्यास पर आधारित फिल्म बालिका वधु, बलाई चंद्र मुखोपाध्याय की कृति पर बनी भुवन शोम, मुंशी प्रेमचंद लिखित कृतियों पर तिरिया चरित्र, गोदान, गबन, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, चारूचंद्र चक्रवर्ती जरासंध के उपन्यास तामसी पर निर्मित बंदिनी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर निर्मित काबुलीवाला, आर के नारायण के उपन्यास पर निर्मित गाइड, गोवर्धन राम आशुतोष मुखर्जी की कृति पर फिल्म सफर, माधव राम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास पर निर्मित सरस्वती चंद्र, निर्मल वर्मा जी की कहानी पर निर्मित माया दर्पण, राजेंद्र यादव जी की कृति प्रेत बोलते हैं पर फिल्म सारा आकाश, कमलेश्वर की रचनाओं में एक सड़क 57 गलियां पर निर्मित बदनाम बस्ती, काली आंधी पर फिल्म आंधी और तलाश कहानी पर फिर भी नमक, और आगामी अतीत पर केंद्रित फिल्म मौसम के अलावा पति पत्नी और वो। मन्नू भंडारी जी की कृतियों में यही सच है पर आधारित फिल्म रजनीगंधा, जीना यहां, अमृता प्रीतम की रचना पर कादम्बरी, गिरीश कर्नाड के अंग्रेजी नाटक पर फिल्म अग्निवर्षा, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पर उसी शीर्षक से निर्मित फिल्म चित्रलेखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसी शीर्षक से निर्मित फिल्म उसने कहा था, सुबोध घोष की कहानी पर फिल्म इजाजत, धर्मवीर भारती की कृति पर उसी शीर्षक से निर्मित सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता पर बनी फिल्म एक था चंदर एक थी सुधा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं पर आधारित फिल्म सता से उठता आदमी, विनोद कुमार शुक्ल की कृति पर नौकर की कमीज, फणीश्वरनाथ रेणुकृत मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम, रमेश बख्शी की रचना 18 सूरज के पौधे पर बनी फिल्म 27 डाउन, सआदत हसन मंटो की टोबा टेक सिंह, मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन उसकी रोटी और विजय दान देथा की कृति पर निर्मित फिल्म दुविधा से दर्शक न केवल भारतीय साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों से परिचित हुए वरन कुछ प्रतिभाशाली फिल्मकारों से भी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को लागत और कमाई का जोखिम उठाकर कमर्शियल सिनेमा के पिटे पिटाए मुहावरों से अलग हटकर एक नए तरह का सिनेमा दिया। हिंदी फिल्मों ने विश्व में भारत के लिए और हिंदी के लिए सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाई है। हिंदी सिनेमा में कहानीकार, पटकथा और संवाद लेखक के रूप में हिंदी के कई नामचीन रचनाकारों ने अपनी लेखनी का योगदान देकर इसे समृद्ध किया है। साहित्य जगत के कई बड़े नाम फिल्म जगत का हिस्सा बने, लेकिन इनमें से कुछ लेखक विभिन्न कारणों से फिल्म जगत से जल्दी अलग भी हो गए, तो कुछ लंबे अरसे तक इसके साथ बने रहे। मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास, सआदत हसन मंटो, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, डॉक्टर राही मासूम रजा, मन्नू भंडारी, राजेंद्र सिंह बेदी और मनोहर श्याम जोशी। इनमें भी फिल्म लेखन में सबसे अधिक सफल रहे कमलेश्वर और ख्वाजा अहमद अब्बास। मित्रों, हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी सिनेमा के गीतों की भी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिल्में सिनेमा के पर्दे से बेशक उतर जाती हैं, लेकिन उनके गीत लोगों के मीत बन जाते हैं। मैं विविध भारती से जुड़ा रहा, आकाशवाणी में 37 साल की मैंने नौकरी की है और हमारा छायागीत कार्यक्रम और एक कार्यक्रम हेलो फरमाइश शॉर्ट वेव पर प्रसारित होता था। पूरी दुनिया से लोग हमें फ़ोन करते थे और हिंदी गीतों के लिए फरमाइश करते थे और मुझसे कई बार उन्होंने ये कहा,
भारत के भी लोगों ने कि हमने हिंदी फिल्मों के गीत सुन करके हिंदी सीखी। तो हिंदी सिनेमा और उसके गीत संगीत को विश्व समुदाय तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने में टीवी चैनलों, फिल्म संगीत आधारित रेडियो कार्यक्रमों की प्रभावशाली भूमिका तो है ही, आज के सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। जहां तक फिल्मी गीतों की बात है तो उनके जरिए हिंदी काव्य के सौंदर्य को भावों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रस्तुत करने में पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, भरत व्यास, नीरज, प्रेम धवन, डीएन मधोक, पीएल संतोषी, शैलेंद्र, इंदिवर, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, शकील बदायूनी, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, गुलजार, योगेश, संतोष आनंद, अनजान, अमित खन्ना, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी, बाल कवि बैरागी, इंदु जैन, कितने ही नाम हैं जिन्होंने अपनी बहुत उम्दा फिल्मी रचनाओं के जरिए न केवल हमारा मनोरंजन किया बल्कि हमारे दर्द और उदासी को बांटकर हमें आनंदित किया। हिंदी फिल्में और विश्व हिंदी प्रसार आज के सत्र के इस विषय पर बोलने के लिए पहले वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित हैं भारत के मुंबई से यहां पधारे श्री अशोक मिश्रा। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा। श्री अशोक मिश्रा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के स्नातक हैं और मेरा सौभाग्य है कि रायपुर में उनके निर्देशन में मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके 2 नाटकों में मैंने काम किया, खेला पोलमपुर और शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के हिंदी संस्करण वंशनगर का व्यापारी में। आप विगत 30 वर्षों से हिंदी समय से अधिक समय में मुंबई में रहकर नाटकों, धारावाहिकों और फिल्मों का लेखन कर रहे हैं। टेलीविजन सिनेमा के लिए लिखी गई आपकी चर्चित कृतियां हैं भारत एक खोज, नसीम, समर, बवंडर, वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा, गांजे की कली, कभी पास कभी फेल और कटहल। फिल्म कटहल का निर्देशन किया है आपके सुपुत्र यशोवर्धन मिश्रा ने और आपके लिखे चर्चित नाटक हैं बजे ढिंडोरा उर्फ खून का रंग, गांधी चौक, पत्थर, अटके भटके लटके सुर और मौसम्बी नारंगी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं अशोक भैया को उनके वक्तव्य के लिए। समय की बड़ी कमी है और हमेशा ये कहा जाता है कि कम बोलें, विषय बहुत बड़ा दिया जाता है। कहानी पे बात करना हो तो कहानी नहीं पढ़ सकते, तो ये थोड़ा सा अपने को मैनेज करना चाहिए। और लीलाधर जी हमारे अग्रज, इनसे मेरा पुराना बैर चल रहा है इस बारे में। जहां भी हम जाते हैं तो ये कहते हैं आप कम बोलिएगा। खैर, तो आप सबका मैं सम्मान करता हूं, आभार विश्वरंग का, संतोष चौबे जी का और आप सब अतिथि गणों का, मंच पर बैठे विद्वानों का। सिनेमा का विस्तार भाषा के जरिए अगर हो सकता है, अभी तक मुझे इसके बहुत सबूत या प्रमाण नहीं मिले हैं कि सिनेमा की वजह से विदेश के लोगों ने हिंदी सीख ली हो। गाने जरूर लेके जाते हैं, गाने गाते हैं लोग दुनिया भर में हिंदी सिनेमा के, और उसकी वजह से हिंदी जाती है। तो इस मामले में ज़्यादा ये कहना कि थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है कि हिंदी के प्रसार में सिनेमा का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आजकल वैसे भी OTT वगैरह में डब फिल्म आती हैं किसी भी भाषा में। आप हमारी कटहल फिल्म 110 देशों में दिखाई गई, सभी भाषाओं में डब थी, हिंदी में नहीं गई वो। गाने जरूर जाते हैं, जैसे मेरा जूता है जापानी, रशिया का एक वो बन गया था, या आवारा हूँ, या हाल फिलहाल में जिसको ऑस्कर मिला जय हो। तो जय हो ने जो एक बिल्कुल भारतीय एक्सप्रेशन है किसी की विजय का, उसको दुनिया ने स्वीकारा। इस तरह से गानों के जरिए ज़्यादा आसानी से भाषा पहुंचती है। फिर आप देखेंगे कि सिनेमा में जो बड़े काम हुए हैं, जैसे सज्जित रे का सिनेमा, वो दुनिया भर में पहुंचा। या हाल फिलहाल में अगर आप देखें, दंगल एक फिल्म थी आमिर खान की। दंगल ने चाइना में रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाया था और 1 साल तक वो जबरदस्त चली थी। चाइना की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। हमारे यहाँ जो फिल्म
विदेशों में लोग क्यों देखते हैं हिंदी सिनेमा? क्योंकि उसके एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। इनकी ये बड़े पॉपुलर हैं कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और देशों में। इनकी वजह से ये हमारे एम्बेसडर हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जब विश्व सुंदरी बनी तो उनकी फिल्में बहुत देखी गई विदेशों में। अब ये विश्व सुंदरी होने की वजह से देखा गया है या प्रतिभा की वजह से देखा गया मालूम नहीं, पर फिल्में, हिंदी फिल्में चली बाहर, लोगों ने उसको देखा काफी। किसी भी देश में दो पावर होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर। हार्ड पावर नॉर्मली देश के 90% लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें बम होते हैं, रॉकेट होता है, मशीन गन्स होती हैं, मजबूरी से उसको अपनाते हैं। कई देशों ने तो हार्ड पावर को अपनाया ही नहीं। सॉफ्ट पावर में आर्ट, कल्चर, सिनेमा, स्पोर्ट्स, ओलंपिक चल रहा है, ये भी पावर दिखाते हैं। चाइना को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले या इसको मिले, ये सॉफ्ट पावर है, इससे वैमनस्य पैदा नहीं होता। इसी तरह सिनेमा सॉफ्ट पावर है जो आपको रिप्रेजेंट करता है। आपका सिनेमा दुनिया के लिए एक चेहरा बनाते हैं आप अपना, इसलिए सिनेमा के जरिए चीजें आदान प्रदान होती रहती हैं। ईरान का सिनेमा हम देखते हैं, हम ईरानी भाषा नहीं सीखते, पर हम सिनेमा सीखते हैं। उसकी एक अपनी भाषा होती है जो हम सिनेमा के जरिए सीखते हैं। वही भारतीय सिनेमा ने भी विदेशों में सिखाया है लोगों को। अगर आप चलें थोड़ा सा इतिहास की तरफ, तो मदर इंडिया को रशिया में अवार्ड मिले। क्यों मिले होंगे? क्योंकि एक संस्कृति को समझ में आती है मदर इंडिया से, एक शोषण समझ में आता है, एक देश का सामंतवाद समझ में आता है। ऐसी तमाम फिल्मों के उदाहरण हैं, मैं ज़्यादा नहीं उदाहरण दे पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि सिनेमा, हिंदी जाएगी अगर तो गानों की वजह से जाएगी, इसलिए अच्छे गीत लिखे जाएं। गुलजार साहब और गीत लिखे, हम और ऑस्कर लेके आए। सिनेमा तो आजकल डब होता है या सब टाइटलिंग होती है, तो लोग उससे भाषा नहीं सीखते। आप क्या, आप फ्रेंच फिल्म देखते हैं, जर्मन देखते हैं, थोड़ी सीखते हैं भाषा, आप सब टाइटलिंग देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी फैलेगी। वैसे भी हिंदी की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है कि वो एक लचीली भाषा है। साहित्यकार, अकादमी के लोग, बड़े शुद्धतावादी लोग, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे बंगाली हिंदी अलग है, उसको मैं बहुत अच्छी हिंदी मानता हूँ, या मद्रासी हिंदी बिल्कुल अलग है, उसको भी मैं बहुत अच्छी मानता हूँ। हरियाणा की हिंदी, पंजाब की हिंदी, सबकी हिंदी अलग अलग है, और यही हिंदी है, यही हिंदी की ताकत है। इस शुद्धतावादी जो हिंदी है वो हिंदी नहीं है, वो बड़ी आर्टिफिशियल, औपचारिक किस्म की भाषा है, जिसमें सिनेमा तो बन ही नहीं सकता, न कभी बनता, नाटक नहीं हो सकता अच्छा। तो दोस्तों, हिंदी से प्यार कीजिए, मगर हिंदी के सही स्वरूप और उस बोलचाल की हिंदी को समझिए जो दुनिया में जा रही है। धन्यवाद। मैंने ज्यादा समय लिया क्या? मैं अब दूसरे वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं आदरणीय युधिष्ठिर मनबोध जी को उनके संबोधन के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, उपस्थित सज्जनों, अतिथियों, आदरणीयगण, भाइयों बहनों, विद्वानगण जहाँ पर इस सत्र में बैठे हुए हैं, मैं मंत्रालय से हूँ, परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये सब हमारे दायरे में हो रहा है, लेकिन जानते हो वक्त की कमी से मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो बोलूँगा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर अध्ययन करेंगे, इस पर मनन करेंगे। कल से मैं सुन रहा हूँ हिंदी हिंदी हिंदी। हम भारत माता के संतान हैं। मैं मॉरिशस का हूं, लेकिन हम लोग भारत माता के संतान हैं, जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र धाराओं का संगम होती है। दिस नेचुरल कनेक्ट। कल उपराष्ट्रपति जो थे ना, श्री प्रणब मुखर्जी जी,
संगम की चर्चा कर रहे थे। ये संगम, ये नेचुरल कलेक्ट। हम उस माटी के संतान हैं, उस हिंदुस्तान के संतान हैं जहां अनेक भाषाओं का भी संगम है। दिस ग्रांड लिंग्विस्टिक कनेक्ट। और उन सब भाषाओं में से उर्दू भाषा है, हिंदी भाषा है, तेलुगु भाषा है, मराठी भाषा है, उन सब भाषाओं में से हिंदी भाषा किसी भाषा से कम नहीं है। उन सब भाषाओं में से हिंदी भाषा किसी भाषा से कम नहीं है। और हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, इट्स अ प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी। और यही मंत्रालय का काम है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस भाषा की वृद्धि करें, किसी तरीके से, किसी भी स्ट्रैटेजी से, किसी भी पॉलिसी से। हम तो मॉरिशस वासी हैं, हम मॉरिशस वासी, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अगर जब दिल है हिंदुस्तानी तो जरूर हम हिंदुस्तानी फिल्म देखेंगे या नहीं? जरूर देखेंगे और उसे रुचि लगाएंगे। लेकिन फिल्म से रुचि है, लेकिन फिर फिल्म से क्या लाभ उठाते हैं, मैं आप लोगों को, यानी कि वक्त की पाबंदी से मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी जाना है। तो कृपा करके आप लोग सुनिए। द बॉलीवुड, द कमर्शियल बॉलीवुड, कुछ अंग्रेजी में और कुछ हिंदी में बातचीत करूंगा। कमर्शियल बॉलीवुड हैज ए मास मार्केट पेनिट्रेशन, ए कल्चरल पेनिट्रेशन एंड ए लिंग्विस्टिक पेनिट्रेशन। और उसका असर काफी गहरा है मॉरिशस में, अपार है। It has a profound, a wide impact in our society, a widespread influence. The promotion of Hindi and Hindustani has strengthened our roots. The promotion of Hindi and Hindustani has strengthened our roots. Early 50s से सिनेमा जो है एक एंटरटेनिंग मीडियम रहा और एजुकेशन मीडियम भी रहा। यहाँ पर 20 या 25 सिनेमा घर थे, लेकिन आज जानते हो ये सब डिजिटल एरा के कारण से आज सिर्फ 4 या 5 सिनेमा है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व तक। लेकिन अभी तक ये हिंदी फिल्म, ये बॉलीवुड फिल्म इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग इन मॉरिशस। सो इंडियाज कल्चरल इथोस, अब मैं कुछ अंग्रेजी में बोलूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। India's cultural ethos and spiritual richness have transcended many societies abroad in such a way that its essence, उसका जो essence कहते हैं, उसका जो मूल जो है, is vividly apparent and felt in our social fabrics. And particularly, this is found among the Indian diaspora. Its cultural and spiritual heritage provide an inspired source and guiding principles and techniques for the art of living. And this Eastern awakening brings in its wake a myriad of cultural values and rituals, art, music, dance, which further encapsulate our linguistic realms, Sanskrit, Hindi, Urdu, Tamil, Telugu. And in that vein, I would say that the Bollywood cinema, which emerged in Mauritius in the early 50s, has been a cultural catalyst in the promotion of Hindi and Hindustani. वो दिन थे, अभी मैं सुना था राजा हरिश्चंद्र अनारकली, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ये किस मिला अनारकली का? लेकर हम दीवाना दिल मिलते हैं मंजिल मंजिल, जानों की बारात। शोले में, अरे ओ सांबा, मालिक मैना का नमक खाया है। अगर मैं ये सब आपके सामने बोल सकता हूं तो इसका असर सिनेमा है। अगर हिंदी भाषा अगर मैं गा रहा हूं, दिस मीन्स दैट देयर इज एन एक्सपोजर टू फिल्मी दुनिया, ये बॉलीवुड इन ऑल फेज ऑफ आवर लाइफ। अगर हिंदी में हम बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिनेमा यहां से 1950 से जीवित है। ले यही है बॉलीवुड का जादू और बॉलीवुड का कमाल। सो दिस फिल्मी मोटिवेशन, ये जोश जो है, has laid the foundation of a cultural chemistry. मैंने एक लेख लिखा था जब यहाँ पर यहीं पर, क्योंकि ये सब दायरे ये वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरी मंत्रालय के परव्यू में है। जब यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन हुआ था 2018 में, तो मैंने यानी कि एक लेख लिखा था ये रिनॉन पे मॉरिशिया में, तो आपको यानी इसकी टिप्पणी कर रहा हूँ और देखना चाहते हो हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। This film motivation, this Bollywood masala has laid the foundation of a cultural chemistry
between the Indian cinema and the Mauritian society. It has transgressed mostly all ethnic fence. जानते हो मॉरिशस जो है एक बहुजातीय देश है, इट्स ए प्लूरिकल्चरल कंट्री. यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, क्रियोल लोग रहते हैं, बहुत से लोग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वे लोग हिंदी सिनेमा में रुचि रखते हैं. और खासकर हिंदी सिनेमा जो है और जो फिल्म दिखाया जाता है टेलीविजन पर भी, नीचे उसका वर्जन फ्रेंच और अंग्रेजी में भी है. तो इसमें यही है, द हिंदी सिनेमा हैज स्ट्रेंथेन्ड our unity in diversity. The Indian cinema has been a social learning medium and has transgressed the borders but requires a holistic revisiting. It has consolidated social harmony in Mauritius and unity and has been a building block to our nation building. अभी मैं कह रहा था कि क्रियोल लोग, दूसरे धर्म के लोग हिंदी सिनेमा से रुचि रखते थे. जब हाउसफुल था तो जब देखता हिंदू लोग तो थे, लेकिन ज्यादातर क्रियोल लोग दूसरे धर्म के लोग थे जो हिंदी सिनेमा पसंद करते थे देखने के लिए. So it has been a building block in the Mauritian nation building. It has enhanced interpersonal skills, the communications, knowledge to Hindi mass, learning by watching, learning by observing, learning by exposure, and the religio-cultural emancipation, the social emancipation of Hindu community. अच्छी तरह सुन लीजिएगा मैं कह रहा हूं. The religio-cultural emancipation and the social emancipation of Indian diaspora and the Indian community are largely attributed to Indian cinema. जब शादी हो रही थी वो गाना था ना, डोली चल के दुल्हन ससुराल चली, डोली चल के बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले. तो ये सब बॉलीवुड का कमाल है. So the Indian cinema is a cultural window which has been giving a lot of exposure on the Indian ethos. The mosaic of Indian cultures भी सिर्फ हिंदी नहीं कहते हैं, यहाँ मराठी, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और यहाँ शेर और शायरी भी करते हैं. महफिल बहुत है यहाँ पर. आपके सामने मैं यानी एक शेर पेश कर सकता हूँ. बहे जमी पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी जमी से महकते गुलाब पैदा कर. तो इंकलाब की आमाद का इंतजार न कर, जो हो सके इंकलाब पैदा कर. सौंदर्य से जन्नत है जिंदगी, वो बिखरे तो क़यामत है जिंदगी. तो the mosaic of Indian cultures, mix of traditions, creative lifestyle, beliefs and gastronomy, dress styles. In brief, it has strengthened the cultural diversity of Mauritius. लेकिन फिर भी और अंत में जब हम कहते हैं जोश से तो ठीक है, इंडियन सिनेमा इज ओके, बट देयर आर सम मिसिंग गैप्स जो मंत्रालय से हम लोग देख रहे हैं. Some missing gaps that has to be plugged, that has to be bridged. और वो क्या है? Everything is colorful, yes, for Hindi cinema in Mauritius. लेकिन कुछ जैसे कहते हैं कुछ ब्लैक है, कुछ काला बादल है, इसे यानी कि इसे सुधारना होगा. First of all, the opportunities and openings in India बहुत कम है हमारे आर्टिस्ट लोगों के लिए. The support to artists, कलाकारों को कम अवसर मिलता है अपनी अदाकारी प्रस्तुत करने के लिए. This is the big dilemma in Mauritius. How to brand this artistic value, ये बहुत कम है. यहाँ के कलाकारों के लिए ये ब्रांडिंग वैल्यू, दिस ब्रांडिंग आर्टिस्टिक वैल्यू बॉलीवुड में या किसी भी फिल्मी दुनिया में जो इंडिया में है बहुत कम है. किस दरवाजे को हम खटखटाएंगे? देखिए, मेरी आवाज एक नेचुरल वॉइस है. इसे 2 साल से मैं इसका ब्रांडिंग करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक इधर उधर घूम रहा हूं. आप लोग सुनना चाहते हैं? एक नमूना है, एक प्राकृतिक वॉइस है मेरा जो बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं. और अभी शुरू हुआ है. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. जिंदगी तक बेवफा है. ये अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं, लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन, ये मेरी आवाज है. इट्स ए नेचुरल वॉइस दैट आई वांट टू प्रमोट. लेकिन सब दरवाजा बंद है. बड़े बड़े वर्कशॉप करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं फिल्म पे, लेकिन यहाँ के लोग के लिए बहुत कम अवसर मिल रहा है. यही मैं इसी अवसर यानी इसी शर्त के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये कहता हूं कि वक्त आ गया है कि हमारे मॉरिशियन कलाकारों को यानी कुछ मौका भी दीजिए.
The artist exchange program and information support is barely inadequate in Mauritius. Mauritius Film Development Corporation है, लेकिन यहाँ पर ये artistic exchange program काफी कम है. The talents identification, बहुत talents हैं, बहुत कलाकार है, और ये भी limited है, दरवाजा कुछ बंद है towards India. किससे संपर्क कराएंगे? किसे? किन लोगों की दरवाजा खटखटाएंगे? ये है ये फिल्मी प्रमोशन. सिनेमा देखना तो सही है, लेकिन इसका प्रमोट करना, यहाँ के टैलेंट्स को सशक्तिकरण करना, यहाँ इस क्षेत्र में इसकी कमी है. So the way forward is to try to implement an artist exchange program for local film Bollywood. information desk का होना बहुत जरूरी है. The information desk का होना बहुत जरूरी है इस देश में. और institutions to identify pool and talents in Mauritius, ये बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. हम यही दरखास्त करते हैं विश्व रंग से कि हमारे आर्टिस्ट के लिए कुछ कीजिए. And branding opportunities for local artists to join Bollywood and the Indian film जगत के लिए कुछ जाने की कुछ अवसर भी हमें दीजिए. तो मैं यहीं पर मेरी इस वक्तव्य को विराम दे रहा हूं. तो Ladies and gentlemen, Aina Pia. थैंक यू. बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर जी. समय की मर्यादा है, वरना मेरे पास बहुत सारे प्रसंग थे जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम होता था उजाले उनकी यादों के, जिसमें बहुत सारे लेजेंड्स को इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला. तो कुछ बहुत अच्छी यादें थी, संस्मरण थे, मैं साझा करना चाहता था, लेकिन समय की मर्यादा है. हमारे बीच में इंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं. शैलन जी पर उनका अद्भुत शोध है और फिल्मों का बहुत गहरा उनको ज्ञान है. रूस में काफ़ी समय आपने बिताया है. भारत के खूबसूरत शहर देहरादून से यहाँ पधारे हैं. मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ उनके वक्तव्य के लिए. धन्यवाद कमल जी. आदरणीय मंडलोई जी, मंच पर आसीन सभी वक्तागण और मॉरिशस के आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और उन्होंने राजेंद्र कृष्ण, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी के गाने सुना करके मनोरंजन भी किया और अपने हिंदी ज्ञान का परिचय भी दिया. सभागार में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय अरुण कंवल साहब, सारे मित्र जो यहाँ मौजूद हैं. मुझे 6 साल तक मॉस्को रशिया में रहने का सौभाग्य मिला और वहाँ पर जो हिंदी फिल्मों का प्रचार प्रसार है, आदरणीय अशोक जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी फिल्मों के माध्यम से हिंदी सीखने की जो बात है वो गीतों की वजह से ज़्यादा है. और ये मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से. लगभग 6 साल मुझे 2 बार वहाँ रहने का मौका मिला. 2003 से 2006 एम्बेसी ऑफ इंडिया वहाँ विद्यालय, वहाँ पढ़ाने का मुझे मौका मिला. उसके बाद 2020 से 2023 के दौरान फिर 3 साल मुझे मॉस्को रशिया में अपनी पत्नी की वजह से जाने का मौका मिला. उनका सिलेक्शन हुआ था एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द स्कूल. तो फिर मैं रिटायर हो गया. तो फिर मुझे मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में वहाँ एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर बुलाते रहते थे. तो बहुत सी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र के बारे में जानकारी बच्चों को देनी होती थी. जो विशेष तौर पर है कि हिंदी फिल्मों का योगदान हिंदी के प्रचार प्रसार में कितना है वैश्विक स्तर पर. तो यहाँ मैं मित्रों ये भी बताना चाहता हूँ, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका में 2007 में हुआ था. तो उसमें एक सत्र इसी पर रखा गया था कि वैश्विक हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों की भूमिका क्या है. और उसकी अध्यक्षता, जैसे आज लीलाधर मंडलोई साहब अध्यक्षता कर रहे हैं, वहाँ गुलजार साहब ने अध्यक्षता की थी. और उन्होंने भी इस बात पर बल दिया था कि जो काम हमारे हिंदी के शिक्षक करते हैं उससे ज़्यादा काम सिनेमा करता है, हिंदी सिनेमा करता है, हिंदुस्तानी सिनेमा करता है. और ये बात मॉस्को रशिया, आप लोग सब जानते हैं कि 91 में डिसइंटीग्रेशन हुआ. उससे पहले जो आज वो 15 देश हो गए, पहले वो 15 राज्य थे. और मुझे संयोग से जो राज्य अब देश बन गए हैं तो उसमें भी 4 देशों में जाने का मौका मिला रशिया के अलावा. यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1955 जून 1955 में रशिया गए थे. लेकिन उससे
1 साल पहले भारत की तरफ से भारत सरकार ने एक शिष्टमंडल भेजा था हिंदी फिल्मों को लेकर के, तो 5 फिल्मों को लेकर गए थे। उसमें एक फिल्म आवारा थी और उसके जो डायरेक्टर और हीरो हीरोइन नरगिस जी और राज कपूर साहब गए थे। देवानंद साहब की 2 फिल्में थी, एक आंधियां और एक राही। एक उनके भाई ने बनाई थी चेतन आनंद, और एक ख्वाजा अहमद अब्बास जो कि उस शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 बीघा जमीन जो विमल राय की फिल्म थी, उसमें बल्लाल साहनी, निरूपा राय, ऋषिकेश मुखर्जी, सलील चौधरी, ये सारे 15 लोगों का एक शिष्टमंडल गया था। तो विशेष तौर पर मैं इसलिए कोट करना चाहता हूँ ये बात। और ये आवारा फिल्म तो 1951 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये शिष्टमंडल जो है पहली बार 1954 सितंबर में गया था और 21 दिन रहा। अब वो जादू कैसे हिंदी का होता है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले दिन 2 बीघा जमीन दिखाई गई और सब टाइटल्स के साथ दिखाया गया, और गाने जब बजते थे तो फिर वो केवल गाने सुनाई पड़ते थे। अब गाने हिंदी में थे तो जाहिर सी बात है, जो रूसी लोग उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार उतना नहीं था तो उनको बात तो समझ नहीं आती थी। लेकिन अगले दिन आवारा दिखाई गई और बताते हैं कि वो 2000 की कैपेसिटी वाला, हालांकि मुझे संयोग से बल्शोई थिएटर जिसकी कैपेसिटी 3000 से ज़्यादा है उसमें 2-3 बार जाने का सौभाग्य मिला। तो ऐसे थिएटर में जब आवारा दिखाई गई और आवारा को देखने के बाद लोग कहते हैं कि लोग वहाँ की जो जनता, जो रूसी जनता थी, वो उसमें प्रोफेसर भी थे, पत्रकार भी थे, आम आदमी थे, वो सब दीवाने हो गए। और ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 2 बीघा जमीन का भी बहुत स्वागत हुआ पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन तो जैसे बोलते हैं सिनेमा एक जादू करता है, और पूरा उस जादू कर दिया। और सभी लोग नरगिस और राज कपूर के मुरीद थे। और बल्लाल साहनी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम जब 5 फिल्में लेके गए और 3 हफ्ते के लिए गए थे, तो 5 फिल्में दिखा दी गई। एक फिल्म बैजू बावरा भी थी, 5वीं फिल्म वो थी। 4 फिल्में समाजवादी पृष्ठभूमि की थी और एक हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर, संगीत को लेकर के थी। तो बल्लाल साहनी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है अपनी आत्मकथा में कि हम सोच रहे थे कि 2 बीघा जमीन इतनी कलात्मक फिल्म है, समाजवादी पृष्ठभूमि वाली फिल्म है, और हम समाजवाद के गढ़ में जा रहे हैं जिसको मक्का कहा जाता समाजवाद का। हमें लगता था कि हमारी फिल्म को हाथों हाथ लिया जाएगा, लेकिन राज कपूर ने सारा मटिया मेट कर दिया, हमारी फिल्म किनारे डाल दी। और जिसे देखो, जब हम 5 दिन बाद सड़कों पे निकले तो हर आदमी जो है वो आवारा हूँ, सब आवारा हो गए थे, वो सब आवारा हूँ ही गा रहे थे। एक प्रसंग में, और ये गीत वास्तव में, हाँ मुझे मालूम है छोटा करना है, और लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ एक प्रसंग बता दूं। ये तो 1954 की बात है। उसके बाद 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी के साथ, इंदिरा जी हालांकि किसी पोर्टफोलियो में नहीं थी, सब गए, पूरी टीम गई। तो वहाँ बुल्गानिन प्रधानमंत्री थे, खुर्शीद साहब राष्ट्रपति थे, हालांकि महासचिव कहा जाता था, राष्ट्रपति अब बोलते हैं, उस समय राष्ट्रपति वर्ड नहीं यूज करते थे। तो जब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो खड़े हुए बुल्गानिन साहब, और ये बात मुझे मदन लाल मधु जी ने बताई थी, और बाद में राज कपूर की बेटी ने जो किताब लिखी उसमें भी इस बात का जिक्र है कि जब बुल्गानिन साहब को स्वागत के लिए जो प्रधानमंत्री थे, उस जमाने में सोवियत संघ होता था, 15 राज्यों का देश था, तो उन्होंने स्वागत में सबसे पहले आवारा फिल्म के गीत का दोहराया कि आवारा हूं, इतना ही कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चौंक पड़े, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये आवारा जैसा ऐसा शब्द है और मंच पे जो है। तो बाद में उनके दुभाषी ने बताया नेहरू जी को कि ये आवारा हूं गीत एक तरह से भारत का सांस्कृतिक एक एंथम की तरह यहाँ पर गाया जा रहा है पिछले 8-9 महीने से। और मदन लाल मधु जिन्होंने 100 किताबों का रूसी से हिंदी में अनुवाद किया है, वार एंड पीस, अन्ना करेनिना, तमाम, अरुण कमल जी भी उनके फ़ैन हैं कि अनुवादों की वजह से, क्योंकि वो सारा रूसी साहित्य हिंदी के माध्यम से हम तक पहुंचा। तो उन्होंने बताया कि भाई ये गीत जो है, आम जो रूसी है और आम जो सोवियत संघ के नागरिक हैं, वो जितने भी राज्य हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं अंत में, ये कि आवारा फिल्म ने पहली बार लोगों को गीत के माध्यम से हिंदी से परिचय कराया। हालांकि मतलब कोई नहीं जानता था, उनकी गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, गर्दिश क्या है और तारा क्या है। लेकिन सेंकेविच जो मुझे वहाँ प्रोफेसर हैं वहाँ और बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा कि जब लोगों की बड़ी डिमांड आई कि भाई इस गीत का रूसी में अनुवाद कर दिया जाए, तो सेंकेविच साहब, मंडलोई जी जानते हैं उन्हें,
और वो बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं, उन्होंने उसका फिर रूसी में अनुवाद किया और मेरा जूता है जापानी गीत जो है वो आवारा से भी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। उसकी वजह शायद ये भी है कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो क्योंकि ये वैश्वीकरण की बात है और सबसे बड़ी बात है कि रूसी लोगों को एक सम्मान दिया गया है, सर पे लाल टोपी रूसी, यानी पगड़ी जो है, टोपी जो है एक सम्मान का प्रतीक है और वो रूसियों के लिए रखा, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ा हुआ। और ये गीत और बाद में, और ये लगभग 30 साल तक, और आज भी कोई भी डेलीगेशन जाता है, मनमोहन जी जाएं, अटल जी जाएं या मोदी जाएं, पृष्ठभूमि में गीत बजता रहता है मेरा जूता है जापानी। तो ये आज भी बड़ी बात है कि 70 साल बाद ये गीत बज रहा है। और एक गीत और जो वहाँ बहुत लोकप्रिय है और वो गीत अनजान साहब का है, वो है, और संयोग की बात है, हालांकि मीनिंगफुल उतना नहीं है लेकिन पब्लिक की लाइकिंग है, जिमी जिमी आजा आजा। ये गीत आवारा हूं और मेरा जूता जापानी से भी नंबर ऊपर ले गया है और ये मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता बढ़ी है। तो मंडलोई जी का इशारा है कि बंद किया जाए और ज़्यादा आवारगी ना फैलाई जाए। लेकिन हिंदी जो है, मैं मानता हूं कि हिंदी फिल्मों का और हिंदी गीतों का हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत। अंतिम बात, ब्रानिको के जो बेटे पीटर ब्रानिको, उनसे पूछा गया 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन में कि हिंदी सोवियत संघ में, उस समय सोवियत संघ नहीं रहा, उस समय तो केवल रूस हो गया था, बाकी तो उन्होंने पूछा हिंदी प्रचार कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय फिल्में वहाँ भेजिए, लोग अपने आप हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू। मेरी भी ज़बान थोड़ी सी आवारा होना चाहती है, मतलब ट्रैक से बाहर जाना चाहती है। आवारा का एक बहुत अच्छा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, वो मैंने कहा, सर से रिक्वेस्ट किया कि मैं सुनाना चाहता हूँ। ये उनके बेटे, शैलेंद्र जी के बेटे ने, मेरे मित्र हैं, साझा किया था कि जब वो गाना लिखना नहीं चाहते थे फिल्मों के लिए, शैलेंद्र जी की फिल्मों में कोई रुचि नहीं थी, उन्होंने कहा मैं जन कवि हूँ और जन गीत लिखता हूँ, मेरी फिल्मों में कोई रुचि नहीं है। बहरहाल उनको किसी पहली फिल्म भी तब मिली जब उनको कुछ ज़रूरत थी पैसों की, वो राज कपूर साहब के पास में गए, उन्होंने उनको पैसे दिए, उन्होंने गाना लिख दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं, मेरी दूसरी फिल्म आ रही है, उसमें गाने लिखोगे? बोले मैं गाने बिल्कुल नहीं लिखूंगा, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। बोले अच्छा कहानी तो सुन सकते हो? बोले हाँ ठीक है, कहानी मैं सुन लूंगा। तो राज कपूर साहब इनको ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के घर ले गए और अब्बास साहब वो आवारा की कहानी लिख रहे थे, उस समय टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था और ये उनके साथ में थे। ख्वाजा अहमद साहब ने उन पर कोई ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी, उनको कि गौर से देखा हो या पूछा हो। उन्होंने साहब पूरी कहानी जो है, पूरा उसकी पटकथा सुनाई, संवाद सुनाए और चुप हो गए। तो उन्होंने राज कपूर साहब को देखा, राज कपूर जी ने इनको देखा, बोला कविराज क्या राय है, क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा कि गर्दिश में था, आसमान का तारा था, आवारा था। ये 3 शब्द कहे और ये भौचक रह गए। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि साहब ये मेरी पूरी 3 घंटे की फिल्म जो मैंने सुनाई, उसका सार इन्होंने, गर्दिश में था, आसमान का तारा था, आवारा था, इस फिल्म का टाइटल भी सुझाया और इसका मुझे शीर्षक गीत भी सुझा दिया। मैं अब ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग और मैं, उसका लालच भी आता है लेकिन समय की मर्यादा है। मैं अब सादर आमंत्रित करता हूं मॉरिशस के हमारे साथी श्री रितेश मोहाबीर को उनके वक्तव्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत से आए हुए और अन्य देशों से आए हुए सभी विद्वानों को और मॉरिशन विद्वानों को मेरा प्रणाम है। वैसे हमारा शीर्षक है हिंदी मूवीज़, हिंदी फिल्मों के बारे में बात करना, और हिंदी फिल्में जो है 2 घंटों की होती है और समय सीमा हमको दिया है 10 मिनट। बहुत नाइंसाफी, लेकिन फिर भी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं कार्यक्रम बहुत ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए, बात करने के लिए। तो मैं रितेश मोहाबीर, यहाँ के नेशनल टीवी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के प्रस्तुतकर्ता एवं टीवी निर्माता के रूप में आज आप लोगों के लिए एक शोध प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विषय है हिंदी भाषा के प्रसार और प्रसार में मॉरिशन हिंदी सिनेमाओं, मॉरिशन हिंदी फिल्मों का योगदान काफ़ी उतना बड़ा नहीं है जैसे कि आप अभी आए हैं मॉरिशस में, और मॉरिशस आप सब जानते हैं कि अफ्रीकन देशों में गिना जाता है। तो इतना छोटा है कि आप साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे आपको
पूरा साउथ से नॉर्थ। ऐसे मॉरिशस में जहाँ पे एक बहुजातीय देश है, हिंदू कम्युनिटी, हिंदी कम्युनिटी इतनी है, उनमें से हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्मों के बारे में बात करना, चलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटा सा कदम है, लेकिन काफ़ी उसमें विकास आया है और आज मॉरिशन हिंदी सिनेमा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में चल रही है, लोग सराह रहे उसको, लोग पसंद कर रहे उसको। चलिए हम इतिहास में ले चलते, अगर हमारे भाई वहाँ पे कुछ चित्र हमको दिखाएंगे यहाँ पे। 1934 से जब से हमारे पूर्वज है इस देश मॉरिशस में आए हैं, उन लोगों ने भारतीय भाषाओं की संरक्षण के लिए अथाह प्रयास किया है और अभी तक करते आ रहे हैं। उन अथाह प्रयासों में मनोरंजन एक माध्यम था। भारतीय लोक गीतों से लेकर भारतीय सिनेमा को भी दिल खोल करके मॉरिशन वासियों ने स्वागत किया। और तो और मॉरिशस के सुंदर नज़ारों को अपने फिल्मों में दर्शाने के लिए हिंदी फिल्म निर्माता और निर्देशकों ने कभी भी संकोच नहीं किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शुरुआत हुई थी चांदी सोना से। यहाँ पे हमारे जो बड़े लोग, मॉरिशन के बड़े लोग हैं बैठे हुए हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि शुरुआत हुई थी चांदी सोना से, फिर सौतन, उसके बाद सिलसिला जारी रहा, कड़ी जुड़ती गई, हम फिल्म आई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अजनबी, कुछ कुछ होता है। हमारे शाहरुख खान यहाँ पे हमारे मॉरिशस यूनिवर्सिटी में उनकी शूटिंग हुई थी। फालतू मूवी की शूटिंग हुई थी, द बुक के मूवी की शूटिंग हुई थी। लिस्ट चलती जाती है और हिंदी फिल्मों का दीवानापन इतना था कि आप सोचेगा कि जब लड़का लड़की को आई लव यू बोलता है और लड़की जवाब में कहती है मतलब, तो लड़का कहता है कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। इतना प्रभाव था। और उस समय नाटक, हम बात कर रहे हैं 1968, 1968, यानी मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले की बात है। उस समय मॉरिशस में हिंदी नाटकों की धूम मची हुई थी। अभिनेता थे, निर्देशक थे, लेखक और दर्शक सभी मॉरिशन वासी थे। तो मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी हुई लोगों ने सोचा कि अगर हम देश में नाटक के सभी कलाकार को मंच के कलाकार से निकालकर पर्दे के कलाकार को बना दें तो क्या बात होगी। तो स्वतंत्रता के बाद 1975, 1975, अगर एक वीडियो आप तैयार कर सकते हैं, हम आपको बताऊं कि 1975 में ब्रिजमोहन ब्रदर्स आए थे, जिनमें राज ब्रिजमोहन और सुरेंद्र ब्रिजमोहन ने 36 मिलीमीटर, 33 मिलीमीटर जैसे क्रियोल में कहते हैं, 36 मिलीमीटर की रील में फिल्म बनाने लगे और हिंदी के माध्यम से मॉरिशनों का मनोरंजन करने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने शुरुआत की बिखरे सपने फिल्म के साथ। पहली उनकी फिल्म थी बिखरे सपने 1975 में। उसके बाद कड़ी जुड़ती गई, बंजारा के साथ तारा मूवी आई। उसके बाद खुदगर्ज। तो खुदगर्ज उस समय टेक्निकल फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने कोशिश की। तो अगर हो सके तो इसको आप प्ले कर दीजिएगा, आप देखेंगे कि किस तरह से वे लोग 36 मिलीमीटर की रील से वे लोग मूवीज बनाते थे और मूवीज बनाने के बाद अपने ढंग से लिमिटेड टेक्निकल फैसिलिटीज के साथ उन लोगों ने खुदगर्ज मूवी बनाई। नेक्स्ट अगर आप प्लेस कर सकते हैं, एक और मूवी है, आवाज शायद नहीं आई होगी, लेकिन ये खुदगर्ज मूवी है। पूरी कहानी मॉरिशन बेस है, कलाकार मॉरिशन बेस। मैं जरा जल्दी में, बच के रहिएगा, कहीं सचमुच तुम्हारा दिल चुरा ना लेगा। बिजनेसमैन है, कहीं सचमुच तुम्हारे साथ बिजनेस न कर बैठेगा। दोस्त बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने देखा कि लोग इन मूवीज को देखकर, फिल्मों को देखकर यह सोच रहे हैं कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारा देश है, ये हमारे गांव है। फिर कड़ी जुड़ती गई, आगे बढ़ते गए। फिर इस तरह से मॉरिशस में कई फिल्में बनती गई। 1999 में मॉरिशस के सुप्रसिद्ध नाटककार, लेखक और फिल्मकार धन नारायण जीवत ने बंदी नामक फिल्म बनाई। बंदी फिल्म में जैसे उनके बंद दरवाजे खोल दिए और फिल्म बनती गई, अवार्ड्स मिलते गए और उसके साथ
याद रखिए कि मॉरिशस की फिल्मों की अधिकतर कहानियां और विषय मॉरिशन बेस्ड था, और हमारे मॉरिशन कहानीकार जो है वो हमारे पूर्वज के आधार पर हमारे पूर्वज की कहानी को सामने लाते थे। और नॉवेल से लेकर मूवीज तक, अगर नॉवेल से लेकर मूवीज तक के बारे में बात करते हैं तो स्वर्गीय अभिमन्यु अनंत का नाम आता है। मॉरिशस हिंदी फिल्म ने एक नया मोड़ लिया। उपन्यास से फिल्मों का सफर बहुत ही पुराना था और आज भी चलता आ रहा है। मॉरिशस भी इसे अछूता नहीं है। मॉरिशस के महान दिवंगत हिंदी साहित्यकार जिनको मॉरिशस की प्रेमचंद कहते हैं, स्वर्गीय अभिमन्यु अनंत जी के उपन्यास टीवी पर आने लगे, और जहाँ पे हम काम करते हैं मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वहाँ पे उनकी सीरीज, उनकी सीरियल्स, उनकी मूवीज दिखाने लगे, और नाम थे नेहा। नेहा के साथ और बहुत सारे कड़ी जुड़ती गई। फिर उसके बाद एक बहुत ही खास मूवी, बहुत ही खास फिल्म आई थी, दिल जो भी कहे, रोमेश शर्मा की बनाई हुई फिल्म, जहाँ पे हमारे मॉरिशन कलाकारों को दिखाया गया और मॉरिशस के नज़ारे को दिखाए गए। फिर इसके बाद मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जहाँ पे नौजवानों को प्रोत्साहित किया गया है फिल्म बनाने के लिए, मॉरिशन फिल्म बनाने के। 13 मिनट की फिल्म थी, और कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कलाकार ऐसे उभर कर आए, दर्शक उभर कर आए, अभिनेता उभर कर आए, निर्देशक, निर्माता उभर कर आए हिंदी फिल्मों को बनाने के लिए। आप सोचेगा इस छोटे से देश में, छोटी सी कम्युनिटी में कितने फिल्म्स बनाने लगे, और हिंदी फिल्मों के माध्यम से किस तरह से वे लोग हिंदी को प्रोत्साहित करते आए। एक अधूरा रास्ता, वरुण ननको का बनाया हुआ एक अधूरा रास्ता, बहुत ही सुंदर फिल्म थी, जिसमें 2 घंटों की फिल्म, जिसमें पूरी तरह से मॉरिशस की कहानी को लेकर, मॉरिशन अभिनेताओं को लेकर हिंदी फिल्म उन्होंने बनाई। और जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आगे उनके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे सिर्फ मॉरिशन हिंदी फिल्म को ही वे आगे रखेंगे, बनाएंगे, ताकि हमारी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और फिल्म आई थी बॉलीवुड बेस्ड, बॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था द हाइस्ट। उनमें एक लीड रोल के रूप में एक अभिनेता नाथ श्याम, जो हिंदी भाषी नहीं है। हमारी बातचीत हुई उनसे, मैंने कहा कि क्या आपने कोई प्रशिक्षण लिया है हिंदी भाषा? तो उन्होंने कहा हिंदी भाषा का कोई प्रशिक्षण मैंने नहीं लिया, लेकिन हिंदी सिनेमा का वैश्वीकरण जिस तरह से हो रहा है, उन लोगों को एक NRI ही चाहिए। तो मेरी जैसी हिंदी है, उन लोगों को ऐसी ही हिंदी चाहिए। आप सोचेगा, हिंदी आप किसी भी कोने में है, जो भी आपकी हिंदी है, लेकिन सिनेमा की इंडस्ट्री जो है आपको ले रही है, आपकी देश की संस्कृति को ले रही है, आपको दर्शा रही है। ये हिंदी सिनेमा की जो शक्ति, और मॉरिशस में किस तरह से हिंदी सिनेमा द्वारा हिंदी को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मनीष चौधरी, जो वैसे पेशे से तो शिक्षाविद हैं, लेकिन सिनेमा में उनकी गहरी रुचि है और कई कार्यक्रमों, आयोजनों से जुड़े रहे हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य के लिए। आज के इस सत्र के माननीय अध्यक्ष श्री लीलाधर मंडलोई जी, विश्वरंग समारोह के दिग्दर्शक आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, हमारे शिक्षक प्रोफेसर श्री सुरेश ऋतुपर्ण जी, भाषा की सत्ता सार्वभौमिक है और कला के बारे में कहा जाता है कि कला मानवता की प्रतिछाया है। इस सत्य की सापेक्षता में हम कुछ बिंदुओं को आपसे साझा करना चाहेंगे। हिंदी सिनेमा लगभग 106 वर्षों की रचनात्मक यात्रा पूर्ण कर चुकी है और 106 वर्षों के इतिहास में हिंदी सिनेमा ने हिंदी भाषा की सार्थकता और सफलता को एक मुकम्मल ऊंचाई दी है। 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जहां संचार माध्यमों के द्वारा
सूचना क्रांति को संज्ञापित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया, टेलीविज़न, धारावाहिकों, वेब सीरीजों एवं फिल्मों के माध्यम से भाषा की परिधि को व्यापकता और गति प्रदान किया जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि मनोरंजन के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रसार अपनी मजबूत जड़ें वैश्विक रूप में जमाई हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी फिल्मों के समर्थ निर्देशक, लोकप्रिय शायर और सफल गीतकार गुलजार ने 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अंतर्गत हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों की भूमिका सत्र की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की थी कि हिंदी के प्रचार प्रसार में फिल्मों ने साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट से ज़्यादा योगदान दिया है। निसंदेह हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों का योगदान अतुल्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में सिनेमा और मीडिया ने हिंदी को जीवन दान दिया है। भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाए वे हिंदी इसलिए समझ पाते हैं कि उन्होंने उसे फिल्मों और मनोरंजन के अन्य माध्यमों के द्वारा देखा और सुना है। भारतीय सरहदों के पार हिंदी फिल्मों के प्रति लगाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज हिंदी फिल्मों का ओवरसीज बिजनेस फिल्म निर्माताओं के लिए वरदान सदृश है। रूस से लेकर खाड़ी देशों, अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदी फिल्मों को लेकर अभूतपूर्व दिलचस्पी है। पूर्व सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया आदि में हिंदी फिल्मों के प्रशंसक लंबे समय से रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने एक बार एक पत्रकार को बतलाया था कि उनका पसंदीदा गाना राज कपूर की बेहद लोकप्रिय फिल्म आवारा का शीर्षक गीत मैं आवारा हूँ है। यह वर्ष महान फिल्मकार और शोमैन राज कपूर का शताब्दी वर्ष है। राज कपूर द्वारा अभिनीत मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी गाने ने हिंदी के वैश्विक आधार और ग्राह्यता की बुनियाद रख दी थी। आज लगभग 200 देशों में हिंदी न केवल पढ़ाई जा रही है अपितु आत्मसम्मान से बोली भी जा रही है। इस व्यापकता के पार्श्व में अन्य महत्वपूर्ण कारकों के अलावा हिंदी फिल्में भी एक निर्णायक कारक हैं। भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में भी हिंदी फिल्मों के बाजार को एक ठोस और भविष्योन्मुख आधार दिया है, जिसके पीछे अपनी भाषा के सम्मोहन का जादू कार्यरत है। हिंदी सिनेमा के 106 वर्षों का इतिहास सिर्फ सिनेमा का इतिहास भर नहीं है अपितु भारतीय समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक नीतियों, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा इंद्रधनुष है जिसमें भारतीय समाज की विविधता, उसकी सामाजिक चेतना का वैशिष्ट्य उद्घाटित होता है। हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा वैविध्यपूर्ण है जिसमें हिंदी भाषा की केंद्रीयता है। हिंदी सिनेमा की वैश्विक लोकप्रियता के पीछे संगीत की भूमिका निर्णायक है। अपनी कर्णप्रियता, मानवीय संबंध और संवेदना का तरल स्पर्श कराती हिंदी फिल्मों के गाने दरअसल मनुष्य के आकांक्षित संसार से निर्मित ध्वनियाँ हैं, उसे व्यापक होने से रोकना कहाँ संभव है। सपाट संस्कृति और सभ्यताओं में बटी हुई जो दुनिया है उसके अंदर विविधता के नेपथ्य में एक मानवीय अंतःसूत्रता भी है जिसमें आंसू, प्यार, खुशियाँ, दुख, तरप और अलगाव का दर्द और आत्मीयता शामिल है। जिस किसी भी भाषा में मानवीय भावों और संवेदनाओं की तरल दुनिया बसेगी वह भाषा लोकप्रियता और ग्राह्यता को सहस्वीकार करेगी। हिंदी भाषा भी अपने तेवर में अब बाद नहीं है। हिंदी फिल्में अपने प्रभावोत्पादक संगीत, नृत्य के द्वारा जीवन में थिरकन और तरंग पैदा करती हैं। ये तत्व भाषा की बाधाओं को पार करके जीवंत दृश्य एवं भावनात्मक अनुनाद से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक छवि की निर्मिति में हिंदी सिनेमा के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक आकांक्षाओं के संदर्भ में हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता, उसकी प्रभावोत्पादकता के पीछे हिंदी भाषा की लोकप्रियता और प्रभावोत्पादकता का समीकरण सिद्ध होता है। एक लोकप्रिय स्पेनिश गाना है डेस्पिसितो, जिसका शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे। इसे चर्चित कनाडाई गायक जस्टिन बीबर द्वारा रिमिक्स रूप में गाया गया है। यह गीत 42 हफ्तों तक बिलबोर्ड हॉट लैटिन सॉन्ग्स चार्ट के शीर्ष पर रहा था। मेरे जैसा व्यक्ति जिसे स्पेनिश का ए भी नहीं आता है, इस गाने को अगणित बार सुन चुका है। दरअसल भाषा से अपरिचित होते हुए भी जो ध्वनि तरंगे हैं वो हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। भाषा बहती हुई नदी है जो भूगोल की विस्मयकारी वनस्पतियों को अपनी धाराओं में शामिल करके आगे बढ़ती हैं। हिंदी भारतीय संस्कृति की प्राणवायु है। हमें इस बात को प्रथमतः और अंततः समझना पड़ेगा कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक समुच्चय है। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर विजय मल्होत्रा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वो एक ऑडियो विजुअल इनका प्रेजेंटेशन है और मैं उनका थोड़ा सा परिचय भी आपको देना चाहता हूं कि आप रेल मंत्रालय में निदेशक रहे हैं
राष्ट्रभाषा के। इसके अलावा अनेक अवसरों पर आपने कई कई जगह अध्यापन भी किया है, बहुत सारी संस्थाओं से, राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, और आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक बार जो उनका सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, 5 बार आपको वो पुरस्कार मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से भी आप पुरस्कृत हो चुके हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं उनके ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विजय मल्होत्रा। विषय पर ज़्यादा बातचीत करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। ये तो स्पष्ट है कि हिंदी फिल्मों का चलन सारे विश्व में है, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि हिंदी फिल्में या उनके गाने लोग मात्र मनोरंजन के लिए सुनते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। तो मैंने इसी की परिकल्पना इसी रूप में की है कि एडुटेनमेंट, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। लेकिन जो गानों का चयन हम इसमें करते हैं वो भी टीचिंग पॉइंट्स, हिंदी के शिक्षण बिंदुओं के आधार पर। सिर्फ अंधाधुंध गाने गाने से हिंदी नहीं सीख पाता है। इसको थोड़ा सा मैं मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देखिए, इस गाने में जो विविधता में एकता का जो संदेश है, जो भारतीय विश्व चेतना का मूल आधार है, इस एक गाने से ही, और आपने बहुत उदाहरण दिए ही हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है। थोड़ा हम आगे चलते हैं। एक और गाना है, इसको सुन लीजिए। देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं। अब आप देखिए, इस एक गाने के अंदर कितने विशेषण और क्रिया विशेषण, आगे पीछे दाएं बाएं नीचे, पूरी पुस्तक में पूरे ग्रामर का इसमें आ जाता है। इस एक गाने को मात्र सीख कर मनोरंजन के साथ साथ हिंदी व्याकरण को भी सीख सकते हैं। अब थोड़ी सी एक चीज मैं कहना चाहूंगा। वास्तव में समझते हैं कि हिंदी भाषा के शब्दों को सीखकर भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। सिंटेक्स जिसको हम कहते हैं, वाक्य विन्यास, वाक्य में हिंदी में मैं हूं, ये सिखाना बहुत था। अब मैं आवारा हूं। अभी गानों को थोड़ा सा मैं इसी क्रम से शुरू करता हूं। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थोड़ा सा ये हमने पूरी कल्पना की है कि मैं हूं वाले जितने गाने वो आपको यहाँ क्लिक करेंगे, बजने लगेंगे। लेकिन अभी हम इसको नहीं सुनाएंगे समय की कमी के कारण। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे। आवारा हूँ, आवारा हूँ। कोई ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ, अगर तुम कहो। तुमको बुलाओ, ये पल के बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। अब आप देखिए, इस गाने के अभी हमने 3 गाने आपके सामने रखे। मैं हूं में तो सिंटेक्स बहुत स्पष्ट है, फर्स्ट पर्सन का। उसके बाद गाऊं जाऊं है, ये सब्जंक्टिव फॉर्म है, और इसके अंदर ध्यान से आप देखिए कितनी क्रियाएं। अगर ये अध्यापकों के रेफरेंस के लिए है, गाऊं जाऊं बनाऊं बिछाऊं, ऊ का प्रयोग इंग्लिश में बोलते हैं मे आई कम, हिंदी में आऊं काफी है। ये इसको भी सिखाने के लिए गाना बहुत पर्याप्त है। इसमें पूरा ग्रामर इसके साथ साथ चलता है, लेकिन वो हिंदी शिक्षकों के लिए है। सारे उदाहरण फ्यूचर में भी, वर्तमान में नहीं है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहो। अब आप देखें, इस गाने के अंदर जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, अच्छा तो हम चलते हैं, और उसके बाद फिर कब मिलोगे, सेकंड पर्सन उसमें आ जाएगा। तो ये एक तरह से सिंटेक्स है जो मस्तिष्क में अंकित होता जाता है जब आप इस तरह के गानों को गाते हैं। ये देखिए, इसका भी पूरा स्वरूप ग्रामर का यहाँ पर, और सारे गाने हैं जिसको आप क्लिक करेंगे, तुम वाले सारे गाने आना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। प्यार को निभाओगे, निभाऊंगा, भूल को ना जाओगे, ना भूलूंगा, डोली लेके आओगे, आऊंगा। अब देखिए, इस एक गाने के अंदर 2 भागों मैंने इसको विभाजित किया है। निभाओगे, निभाऊंगा, भूल तो न जाओगे, न भूलूंगा, रचाऊंगा। ये असल में हमें सीखना है व्याकरण की दृष्टि, और ये सिनेमा के गाने अनायास हमको प्यार है,
दो प्रयोग हैं, कहो ना प्यार है, ये इंपरेटिव फॉर्म है। वो कहती कहा ना प्यार है, तो कहा पास। अब ये देखिए, इसको मैंने लगातार इसके बाद उसके रूप आएंगे कि कहो है इंपरेटिव, कहो बोलो जाओ सब ओ है इंपरेटिव, और अगर पास्ट टेंस सिंपल में रखते हैं कहा बोला गया, ये सारे इसके अंदर। सबसे दिलचस्प बात है कि इसमें ना कह रही है, कहो ना प्यार है, ना का क्या मतलब है? हिंदी में तो डिक्शनरी में लिखा है नहीं, लेकिन यहां पर ना का मतलब असर्टिव है। कह तो दिया प्यार है, कहा ना प्यार है, जबकि फिर वो ना में ही जवाब देती। ये असल में जो स्पोकन हिंदी का स्वरूप ग्रामर है वो यहाँ पर सीखने को मिलता है। देखिए इसमें मैंने सारे उदाहरण दिए हैं, कहा कहो, इसको हम रेफरेंस के लिए अध्यापकों के लिए। अब देखिए आपको भी पसंद है ना, कितनी बात जैसे इंग्लिश में होता है इजंट इट, तो हिंदी में न से उसका प्रयोग करते हैं। आप भी कुछ सुनाएंगे ना, ये वास्तव में समझने की बहुत आवश्यकता है। अब थर्ड पर्सन में देखिए जो वह वाले हैं, इसके भी एक दो गाने आप देखिए। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब इसमें तीनों काल हैं, पास्ट टेंस भी है, वर्तमान भी है। जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। आमतौर पर हो का प्रयोग हिंदी में व्याकरण में कम ही सिखाया जाता है, लेकिन ये इतना अधिक प्रयोग में आता है। संभव है डॉक्टर आ रहा हो, ईश्वर करे वो ठीक है, हो का प्रयोग भी सीखना बहुत आवश्यक है, और ये इन फिल्मों में हमें मिल रहा है। ये देखिए इसके बाद हमने जो आर्मेनिया से मुझे मांग आई हमारे पास कि आप गाने गाने कर रहे हैं, कॉमिक डायलॉग्स भी तो रखें, तो हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म है, इसको कैंडी में भी चलाया था, पुली फिल्म है, बहुत से दौड़ है, बहुत सी फिल्मों के हैं। एक छोटा झलक आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती है। अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं स्वामी सेवानंद जी को, जो आपको योगा के अलग अलग आसन करने के तरीके बताएंगे। अरे आज तो खान बदत बावर्ची अंडा पकाने का नया तरीका बताने वाले थे। एक टांग पर आपको संदर्भ मालूम है, इसके तू तुम और आपके इतने प्रयोग हैं, वो सब मैंने इसके साथ दिया। अंताक्षरी है, मनोरंजन के साथ साथ हिंदी शिक्षण के हर जगह इसका प्रयोग होता है, हिंदी फिल्मों में भी, और ये जी टीवी का 12 साल तक ये कार्यक्रम चला था, इसको भी हमने हिंदी सिनेमा में जोड़ा है। काउंटिंग। नमस्ते सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता के बच्चों के लिए हमने सेक्शन रखा है एंटरटेनमेंट फॉर किड्स, इसके अंदर गाने एक ये वाले जैसे है। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। तो हमारी क्लास में अमिताभ शेर की कहानी सुनोगे? ये बस जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धन्यवाद। ईडियम प्रोवर्ब्स भी इसमें बहुत है, 10 में है, लेकिन और भी इसमें शामिल करते जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। इसमें कोई शक नहीं, विजय जी ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि इसको संपादित करना, इसकी स्क्रिप्ट तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस फिल्म को सेंसर करना पड़ा हम लोगों को। मैं अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आज के सत्र के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री लीलाधर मंडलोई जी, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। मंच पर आसीन प्रतिभागी वक्ता, जो एक तरह से
अपने विषय को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे और बहुत सारी बातें उन चेष्टाओं से फिल्म और फिल्म के माध्यम से हिंदी के प्रसार को लेकर हमारे केंद्र में आई। अशोक जी ने इसे शुरू किया था और अशोक जी ने विषय के मुतालिक वो बातें कहीं जो हम इस परिचर्चा में अपेक्षा कर रहे थे। हालांकि संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैंने कहा, वो उसका गुनहगार जरूर हूं मैं, लेकिन ये सत्र मेरे ख्याल से अपनी दी हुई सीमा को कब का लांघ चुका है और मैं बतौर अध्यक्ष कुछ भी ना कर सका। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे सारे प्रतिभागियों ने बहुत ढंग से अपनी बातें कही हैं और चूँकि वो बातें आप तक पहुँची हैं तो आप उसका सच जानते हैं। मैं दो एक बातें कहूँगा सिर्फ विषय के आसपास की। हम दो तरह से भाषा के संपर्क में आते हैं, एक वाचिक भाषा है और एक लिखित। और ये जो वाचिकता है ये आपको जन्म के साथ ही प्रदान की जाती है। उसका कोई स्कूल नहीं होता, कोई विधिवत लोक शिक्षण नहीं होता, लेकिन वो भाषा आपके भीतर आ जाती है। अब अगर सिनेमा की बात करें तो सिनेमा वाकई ग्लोबल है और इस अर्थ में कि डबिंग का जो आर्ट विकसित हुआ है उसके बाद समूची दुनिया में सारी भाषाओं की जो डबिंग है वो किसी भी भाषा में हो सकती है। तो बात हिंदी के साथ भी है। तो इस तरह से डबिंग के माध्यम से जो चीजें हैं दूसरी भाषाओं से हमारे यहाँ आती हैं, हमारे यहाँ से दूसरी जगह जाती हैं, तो एक बड़ा संसार, एक बड़ा कैनवास रचती है। मुझे लगता है कि फिल्म अपनी मूल अवधारणा में अगर हिंदी के प्रसार की बात करें तो वो काम क्यों कर जाती है कि लोग बिना स्कूल जाए भी एक सीमा तक उस भाषा का व्यवहार करने लगते हैं। तो ये जो व्यवहार की बात है बिना किसी स्कूल जाए, ये मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों का एक बड़ा रोल है और जिसे प्रौद्योगिकी के करिश्मे ने संभव किया है। आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर और ऐप के सहारे फिल्में आपके बिल्कुल हाथ में पहुंच रही हैं और इतना क्लोज रिलेशनशिप किसी भाषा के साथ, अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी आंखें भी खुली हैं और कान भी खुले हैं, तो शब्द आएंगे तो वो अपना काम करेंगे। और चूंकि वो दृश्य के साथ है और दृश्य में भाव है और अभिनय है और जो देह की मुद्राएं हैं उसकी भी अपनी एक भाषा है, तो उसके साथ शब्द यानी कि फिल्म में जिस रूप में आते हैं वो लगभग टीचिंग का काम करते हैं। तो एक बात यह है और हम सभी जानते हैं कि जैसा अशोक जी ने भी कहा कि फिल्म की अपनी भाषा होती है, वो दृश्य में होती है, वो प्रकाश में होती है और कई तरह की जो के इफेक्ट्स हैं, कैमरे के मूवमेंट्स हैं, उनकी दूरियों से भी एक भाषा विकसित होती है। तो कई तरह की जो चीज़ें हैं जो फिल्म बनाने में काम आती हैं, तो वो तो है ही, उसकी व्याकरण भी है। लेकिन ये सब होने के साथ अगर कोई कथा ना हो तो वो कथा भाषा में होगी, भाषा में शब्द होंगे और वो शब्द अपना काम जरूर करेंगे। हम जानते हैं कि मूक से लेके यहाँ तक फिल्मों का विकास हुआ है। बहुत सारी चीज़ों के बाद अगर कलाकार बहुत बड़ा ना हो तो मूक फिल्मों में वो उस भाषा को या उस भाव को या उस अर्थ को संप्रेषित करने में चूक जाता था तमाम कोशिशों के बाद। तो ये तो वाक फिल्मों का दौर है और उसमें और भाषा एक मांग भी है।
और एक आपूर्ति भी है। इसकी वजह से बाजार सक्रिय है। अगर भाषा की कोई मांग नहीं होती तो उसकी आपूर्ति नहीं होती। तो फिल्मों ने विवश किया है कि वो अपने ग्राहक को, अपने उपभोक्ता को और अपने भावक को, तीनों को एक साथ जानती है। और फिल्म में हिंदी नहीं होती, हिंदियां होती हैं, और वो हिंदियां आपके पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो भाषाओं में, लोक भाषाओं में, आदिवासी भाषाओं में, इसलिए टॉलीवुड है, छालीवुड है, तमाम, तो उनका भी एक मांग का परिसर है। इसलिए वो छत्तीसगढ़ी में भी फिल्म बनती है, भोजपुरी में भी बनती, मैथिली में भी बनती। तो वो एक बात ऐसी है। हमारे पास शब्द हैं, शब्द में भाव है और शब्द में ही अर्थ है। उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो वाक्य रचना में, लेकिन इसको फिल्मों में ट्रांसफॉर्म करना और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना ताकि आप उस भाव और अर्थ से जुड़ सकें, वो एक ऐसा लोक शिक्षण है जो बताया नहीं जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन अब उस चीज को समझ लेते हैं। और इस तरह से भाषा अपनी गतिशीलता में आपके जीवन का हिस्सा हो जाती है। फिल्मों ने मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा काम किया है, और उसके साथ फिल्मी गानों ने भी, दुनिया के समाजों को इंटीग्रेट किया है। वहां पर वाचिक स्पेस बनाई है फिल्मों ने। जब आप फिल्म देख के निकलते हैं, कुछ आपको समझ में आता है, कुछ नहीं आता, तो आप आपस में बातचीत करते हैं। तो वो जो वाचिक स्पेस होती है, उससे भाषा और उसके कई रंग खुल के भावक के पास पहुंचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोक शिक्षक है फिल्म, क्योंकि वो सिर्फ कथा नहीं कह रही, कथा के साथ साथ वो संस्कृति की बात कर रही है, वो सभ्यता की बात कर रही है। जो आपको दृश्यों में दिखाई दे रहा है, उस दृश्य की भी एक संगति आपके शब्द के साथ है, आपके वाक्यों के साथ है। और इस वजह से वो प्रकारांतर से कथा में जो संवाद चल रहे हैं, उसका जो रूपांतरण है, एक तो यह है कि कथा है, कथा बहुत अकादमिक होती है, बहुत बोझिल होती है, बहुत संश्लिष्ट होती है, बहुत कठिन होती है, आसानी से हर आदमी को समझ में नहीं आ सकती। वहाँ पर अशोक मिश्र जी की भूमिका आती है कि वो किसी कहानी में जो अल्फाज हैं, जो वाक्य रचनाएं हैं, उसको लोक संप्रेषण के हिसाब से अपनी पटकथा में बदल दें। तो एक कथा भी कितने लेयर्स से जाके फिल्म के लायक होती है, इसलिए वो ज्यादा कारनामा पैदा करती है देखने और सुनने वालों में। क्योंकि जो हर शब्द है जो पटकथाकार लिखता है, वो उस कथा को तो जान ही रहा है, उस कथा में निर्देशक क्या क्या करने वाला है, वो किस चीज को किस तरह से लेगा, मतलब कैमरे के एक एंगल से, एक चुप्पी से, एक परिंदे के उड़ने से। तो वो जो दृश्यों का संयोजन कथा के साथ होता है, तो उसके लिए ऐसे शब्द की जरूरत होती है जिसमें संवेदना का जल हो। अंततः सारी फिल्में या तो सामाजिक या धार्मिक, रोमांटिक, ये जितनी भी फिल्में हैं, उसमें देखते और सुनते हुए दिल का धड़कना, उसके साथ एक वाबस्तगी, उसके साथ एक रिश्ता बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तिलिस्म है, चाहे भाषा के स्तर पर हो, चाहे फिल्म के अपने व्याकरण और उसकी अपनी जो खूबसूरती है उसके स्तर पर हो। वो एक ऐसा तिलिस्म है जिसमें जाने का रास्ता तो है, लौटने का रास्ता बहुत कठिन है। अगर आप उस फिल्म के तिलिस्म में गए तो 2 घंटे 3 घंटे तो आपको देने ही, उसके बाद ही निकल सकते हैं। और अगर आप आधे अधूरे में निकल गए तो वो तिलिस्म आप तक
अपना रहस्य संप्रेषित नहीं कर पाता। तो हम ऐसे एक माध्यम की बात कर रहे थे जो बहुत ज़रूरी है, बहुत पहुंच वाला है और भाषा के स्तर पर उसने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया है कि हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। जो 4 शब्द भाषा से आपके वाचिक में आते हैं, सिर्फ नमस्कार कहने से, कैसे हैं कहने से, आप कहाँ से आए हैं कहने से, इतने भी 4, 6, 8 शब्द आपने सीख लिए, तो वो जो कनेक्ट है, उस कनेक्ट के साथ ही भाषा ने अपना कारनामा पूरा किया, साथ में फिल्म ने भी पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे प्रतिभागियों का शुक्रगुजार। बहुत धन्यवाद सर। अभी 3 पत्रिकाओं का यहाँ लोकार्पण होगा और तीनों ही पत्रिकाएं जो हैं उनके संपादक आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी हैं। पहली पत्रिका है विश्व रंग संवाद, दूसरी है समकालीन प्रवासी साहित्य और विश्व कविता संचयन। मित्रों, ये पहला जो पत्रिका का अंक है, अंक तो 9वां है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और ये आदिवासी साहित्य विशेषांक है। हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी विश्वरंग की भाषागत अवधारणाएं हैं उसमें हम प्रकाशन भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये समकालीन प्रवासी साहित्य अंक है, मतलब पहले पत्रिका के रूप में था और अब किताब के रूप में यहाँ उपलब्ध है। और इसमें साहित्य की लगभग सभी विधाओं की सामग्री है। ये भी विश्वरंग संवाद पत्रिका के रूप में पहले प्रकाशित हुआ था और अब किताब के रूप में। विश्वरंग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो 2019 से शुरू हुआ था, वो था विश्व कविता का कार्यक्रम, जहां पर विश्व के बहुत सारे देशों के लोग आते थे और मूल और अनुवाद के साथ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। तो ये विश्व कविताओं का संकलन है जिसमें 6 महाद्वीप के रचनाकार अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अशोक भैया के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, शुरू में मैं बोलना भूल गया। भैया की 5 फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ये हमारा सौभाग्य, आज भैया हमारे बीच में हैं। उनको सुनने का और मन था लेकिन समय की एक मर्यादा थी। बहरहाल फिर कभी संयोग ऐसा होगा तो हम उनको ज़रूर लंबे समय तक सुनना चाहेंगे। आप सब यहाँ पधारे और इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार। और आभार तमाम संस्थाओं का जो इस विश्व रंग आयोजन के भव्य जो इसका आयोजन है उससे जुड़ी हैं। उन सब के प्रति, सभी लोगों को कि जिनकी प्रतिभागी है, जो प्रतिभागिता है इसमें, उन सब के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।